स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसकी यह 6वीं क्लास है। आपने अगर इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि हर एक क्लास में काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हर क्लास में आपसे बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास में मैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आती हूँ जो जो कि आपके पुराने एग्जाम को देखते हुए लिए गए हैं। तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दोनों में से किसी एक हाथ के उपयोग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रधान हाथ, सहायक हाथ, हस्त प्राधान्यता, अहम केंद्रिता या स्वकेंद्रिता। तो दोनों में से किसी एक हाथ का उपयोग करने की जो प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति है उसको हस्त प्राधान्यता कहा जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, आंगनबाड़ी सहायिका, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी इनमें से किस संगठन योजना का कार्यबल होते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं WHO, ICDS, निपसेड या केयर। तो याद रखिए कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं, पर्यवेक्षक हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं और जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, तो जिस संगठन योजना का कार्यबल होते हैं वह है ICDS। तो ICDS जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और जिसे हिंदी में कहा जाता है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तो इस एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत ही यह सभी आते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ICDS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना किसके अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग या दिव्यांगजन कार्य विभाग। तो याद रखिए दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जो जिस मंत्रालय के अंतर्गत आती है वह है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधिगम को प्रभावित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रतिपुष्टि या फीडबैक, अर्थपूर्णता, संपूर्ण एवं आंशिक अधिगम, उपर्युक्त सभी। तो अधिगम को प्रभावित करते हैं उनमें प्रतिपुष्टि या फीडबैक, अर्थपूर्णता, संपूर्ण एवं आंशिक अधिगम, यह सभी आएंगे। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष वय संधि विकास में इनमें से कौन सा एंड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरुष वय संधि में जो विकास में इनमें से जो एंड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। तो ये तो पुरुष वय संधि की बात हो गई, इसके विकास में सहायक होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर महिला वय संधि की बात करें, महिला जनन के विकास की, तो उसमें होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यह दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह कई ग्रंथियों के विकास के लिए और मासिक चक्र के लिए नियंत्रित करने में जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है यह प्रेगनेंसी के दौरान अहम भूमिका निभाता है। तो यह प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो याद रखिए काफी महत्वपूर्ण है तीनों ही हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन पूर्व विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है
बच्चे में अच्छा शारीरिक गठन, मांसपेशियों में पर्याप्त तालमेल और आधारभूत गत्यात्मक कौशल विकास करना, बच्चे में रट्टामार स्मृति का विकास करना, बच्चे को अपने अहम और भावनाएं व्यक्त करने, समझने, स्वीकारने और नियंत्रण करने में मार्गदर्शन देकर भावनात्मक परिपक्वता विकसित करना, बच्चों में सौंदर्य सराहना का विकास करना। तो प्रश्न में कहा गया है कि पूर्व विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य इनमें से नहीं है, तो वह यह होगा कि बच्चों में रट्टामार स्मृति का विकास करना, तो यह नहीं होगा। तो राइट आंसर यही होगा प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या देहरादून। तो याद रखिए राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून में स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विधि पूर्व से अंधे व्यक्ति की दृष्टि क्षीणता किससे अधिक नहीं होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 20/200, 20/150, 20/100, 20/70। तो प्रश्न में कहा गया है कि विधि पूर्व जो विधि रूप से अंधे व्यक्ति की दृष्टि क्षीणता किससे अधिक नहीं होती है? तो 200 में से 20, 150 में से 20, 100 में से 20 या 70 में से 20, तो वह होगा 20/200। 200 में से 20 से अधिक नहीं होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने सीखने में इनमें से कौन सा शामिल होता है? ऑप्शन है उच्चारण, शब्दावली निर्माण, वाक्य निर्माण या उपर्युक्त सभी। बोलने सीखने में जो शामिल होता है उसमें उच्चारण, शब्दावली निर्माण, वाक्य निर्माण, यह सभी हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई, आरटीई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, रिजर्वेशन टू एजुकेशन शिक्षा में आरक्षण, राइट टू एंटरटेनमेंट मनोरंजन का अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एजुकेशन शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरटीई जिसका पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। तो आरटीई एक्ट जिसका पूरा नाम राइट टू एजुकेशन है, तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह कौन सा है? 2009। आरटीई एक्ट 2009 जो कब लागू हुआ था यह अधिनियम? तो याद रखिए 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था आरटीई एक्ट। और इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही याद रखिए जो यह अधिनियम है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, ये भी याद रखिए 21A के तहत बनाया गया था। अगर आपने एक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको मैंने विस्तार में पढ़ाया है, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी योजना अशक्तताओं से पीड़ित विद्यार्थियों को सुगम्य एवं बाधा मुक्त अंतर्निर्मित बुनियादी ढांचा एवं परिवहन सुविधाओं, पुस्तकों, गणवेश एवं लेखन सामग्री, विशिष्ट अधिगम सहायक उपकरणों या सामग्री एवं छात्रवृत्तियों का प्रावधान करती है? ऑप्शन दिया गया है दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, दिव्यांगजन बालकों हेतु व्यापक शिक्षा योजना, द्वितीयक अवस्था में दिव्यांगजनों हेतु समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय गांधी अध्ययते वृत्ति फेलोशिप योजना। तो वह योजना जिसके अंतर्गत जो अशक्तता से पीड़ित विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सभी अधिगम सहायक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं, वह है दिव्यांग बालकों हेतु व्यापक शिक्षा योजना। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में नर्सरी विद्यालयी शिक्षा के महत्व पर बल देता है? ऑप्शन है विद्यालय पूर्व या प्री स्कूल। वर्षों में विकास की दर इतनी तेज होती है कि बच्चों को
अधिकाधिक अनुभव दिए जा सकें। भारत में कक्षा 1 और 2 में अत्यधिक अपव्यय एवं प्रगतिरोध है, जिसकी रोकथाम नर्सरी विद्यालय शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। नर्सरी विद्यालय शिक्षा का प्रावधान एक सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी माताएं काम पर बाहर जाती हैं और घर में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं होता है, या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न में कहा गया है कि भारत में नर्सरी विद्यालय शिक्षा के महत्व पर बल देता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो यह सभी बल देते हैं भारत में नर्सरी विद्यालय शिक्षा के महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण क्षीणता की पहचान किसकी सहायता से की जा सकती है? ऑप्शन है नीलेन चार्ट, शुद्ध स्वर, श्रव्यता मिति, हुबर बेत या जिसे कैन कहा जाता है, आर्थोटिक यंत्र जिसे कि अंग को सहारा देने वाला होता है। तो श्रवण क्षीणता की पहचान में जो सहायता से जिससे सहायता की जा सकती है वह है शुद्ध स्वर, श्रव्यता मिति। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन एवं संबोधन किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्न त्रुटि, संज्ञानात्मक अधिगम, फिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन। तो किस अधिगम में एक क्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन या संबोधन किया जाता है? तो वह होती है क्लासिकल कंडीशन, यानी कि फिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लासिकल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंड कोशिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन है युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु या बच्चा। तो याद रखिए, निषेचन अंड कोशिका को जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना को कब आरंभ किया गया था? जो आईसीडीएस योजना है वह कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 2 अक्टूबर 1975, 14 नवंबर 1975, 2 अक्टूबर 1983, 14 नवंबर 1980। तो याद रखिए, आईसीडीएस योजना 2 अक्टूबर 1975 को लागू हुई थी या आरंभ हुई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास समीप से दूर, बाहर की ओर, शरीर के केंद्रीय अक्ष से हाथ पैरों की ओर होता है? ऑप्शन दिए गए हैं शीर्ष पुच्छक नियम, समीप दूराभिमुख नियम, प्रतिमानिक नियम या दूर बहिर्मुखी नियम। तो विकासात्मक दिशा के जो नियम के अनुसार विकास समीप से दूर की ओर, शरीर के केंद्रीय अक्ष से हाथ पैरों की ओर होता है, वह है समीप दूराभिमुख नियम। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप से क्या होती हैं? ऑप्शन है तीव्र, संतुलित, मंद या इनमें से कोई नहीं। तो आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में जो भावनाएं विशेष रूप से होती हैं वह कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे पीड़ित बच्चों की पहचान के लिए शुद्ध स्वर, श्रव्यमिति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं श्रवण क्षीणता या श्रवण बाधित, वाक क्षीणता या वाक बाधित, अधिगम संबंधी अशक्तताओं या दृष्टि क्षीणता। प्रश्न में कहा गया है कि पीड़ित बच्चों की पहचान के लिए शुद्ध स्वर, श्रव्यमिति का उपयोग किया जाता है, तो वह क्या है? तो वह है श्रवण क्षीणता। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है वाइगोट्स्की, पियाजे, यहां पर है मास्लो,
ब्रॉनफेन-वेरेनर। तो पारिस्थितिकी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह ब्रॉनफेन-वेरेनर ने किया था। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अपने परिवेश के साथ अंतक्रिया करते एवं अनुकूलित होते समय तीक्ष्णता ग्रस्त या आसक्त व्यक्तियों को होने वाली समस्याओं की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है विकलांगता, असक्तता, प्रतिमांग या आर्थोटिक्स, जिसे कि अंग को सहारा देने वाले यंत्रों का विज्ञान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकलांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन तंत्रिकीय क्षीणता का एक प्रकार है? ऑप्शन है मोतियाबिंद, काला मोतिया जिसे ग्लूकोमा कहा जाता है, प्रामस्तिष्क घात जिसे सेरेब्रम पॉल्सी कहा जाता है, अर्थराइटिक्स जिसे गाठिया या गठियावात कहा जाता है। तो तंत्रिकीय क्षीणता का जो एक प्रकार है वह है सेरेब्रम पॉल्सी प्रामस्तिष्क घात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम को कार्यान्वित करते समय केंद्र या राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियां बच्चों की देखभाल एवं रक्षा के किन सिद्धांतों से मार्गदर्शित होती हैं? ऑप्शन है निर्दोष होने की उपधारणा का सिद्धांत, गरिमा एवं महत्व का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो किशोर न्याय अधिनियम को कार्यान्वित करते समय जो केंद्र एवं राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियां हैं बच्चों की देखभाल एवं रक्षा के जो सिद्धांतों से मार्गदर्शित होती हैं उसमें यह सभी सिद्धांत आएंगे, जिसमें निर्दोष होने की उपधारणा का सिद्धांत, गरिमा एवं महत्व का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत है। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो बच्चे या तो केवल स्वयं के आनंद के लिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो उपस्थित तो हैं पर विचारों के विनिमय का कोई प्रयास नहीं करता से संबद्ध होने के आनंद के लिए बोलते हैं, वे बाक विषय वस्तु की इनमें से किस श्रेणी का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अहम केंद्रिक बाक, सामाजिकृत बाक, द्विभाषिता या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहम केंद्रिक बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविदिलता या सिजोफ्रीनिया एक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं तंत्रिकातापी विकार, शारीरिक विकार, मनस्तापी विकार या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए मनोविदिलता एक मनस्तापी विकार है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई तेज ध्वनि सुनने पर या किसी प्रकार का शारीरिक आघात लगने पर, जैसे सिर से सहारा अचानक हटा लिया जाने पर, शिशु अपनी भुजाएं बाहर की ओर तेजी से फैलाता है और अपनी कमर मोड़ लेता है, वह दर्शा रहा है। ऑप्शन है मोरो प्रतिवर्त, बॉबिंस्की प्रतिवर्त, ग्राही प्रतिवर्त या मूल्योत्पत्ति प्रतिवर्त। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरो प्रतिवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को साफ या खाली कर देने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भावनात्मक विवेचन, भावनात्मक संतुलन, प्रावर्धित संवेगात्मक या भावनात्मक रूप से क्षुब्य। अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को साफ या खाली कर देने को क्या कहा जाता है? भावनात्मक विवेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह की नैतिक संहिताओं के अनुपालन में व्यवहार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अनैतिक या इमोरल व्यवहार, नैतिक व्यवहार, निनैतिक या अनमोरल व्यवहार, निनैतिक या नॉन मोरल व्यवहार। सामाजिक समूह की नैतिक संहिताओं के अनुपालन में व्यवहार को क्या कहा जाता है? नैतिक व्यवहार कहा जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे भाषा एवं प्रतीकात्मक
चिंतन का उपयोग करने में समर्थ होते हैं? ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक या सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो याद रखिए, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है जिसमें बच्चे भाषा एवं प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने में समर्थ हो जाते हैं, वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पूर्व आयु का बच्चा व्यवरोध या बाधा के कारण नैतिकता की अवस्था में होता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है फ्राइड, कोहलबर्ग, पियाजे या एरिक्सन। तो विद्यालय पूर्व बच्चे का जो बाधा के कारण नैतिकता की अवस्था में होता है, तो यह प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया था कोहलबर्ग ने। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बच्चे को क्या कहेंगे जिसके जीवन के प्रथम 2 से 3 वर्षों में उसकी श्रवण क्षमता खत्म हो चुकी है और परिणामतः वह भाषार्जन नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन है वाक शक्ति बाधित, बधिर, सुनने में कठिनाई से पीड़िता या ऊंचा सुनने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जो प्रथम 2-3 वर्षों में उसकी श्रवण क्षमता क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है और वह भाषार्जन नहीं कर सकता है, तो ऐसे बच्चों को बधिर कहा जाएगा। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कोऑपरेटिव ऑफ ऑलवेज रेडरिंग इन इमरजेंसीज, कंसल्टिंग एजेंसी फॉर रिलीफ एनीवेयर, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एनीवेयर, सॉरी एवरीवेयर है, कंसल्टिंग एजेंसी फॉर रिक्रिएशन टू एवरीवेयर। टू केयर, CARE, जिसका फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चों का एक HIV रोकथाम कार्यक्रम है? ऑप्शन है माता से शिशु संक्रमण संचरण की रोकथाम, छोटे बच्चों के लिए यौन शिक्षा एवं HIV तथा एड्स शिक्षा का समावेशन, HIV पीड़ित स्त्रियों से जन्मे बच्चों की HIV जांच, या उपर्युक्त सभी। तो HIV रोकथाम कार्यक्रम में यह सभी शामिल होंगे, जिसमें माता से शिशु संचरण की रोकथाम, छोटे बच्चों के लिए यौन शिक्षा एवं HIV एवं एड्स शिक्षा का समावेशन, HIV पीड़ित स्त्रियों से जन्मे बच्चों का HIV जांच, यह सभी शामिल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु फ्राइड के मनोलैंगिक या मनः कामुक सिद्धांत की किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है मौखिक, गुदीय, कृष्णीय या प्रसुप्त। तो नवजात शिशु के फ्राइड के जो मनोलैंगिक सिद्धांत है वह किस अवस्था में होता है? वह होता है मौखिक अवस्था में। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV किससे नहीं फैलता है? ऑप्शन है पसीना, लार, मूत्र या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए, जो HIV है वह ना तो पसीना, लार, मूत्र इन सभी से नहीं फैलता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकीय क्रीड़ा को क्या भी कहते हैं? ऑप्शन है रचनात्मक क्रीड़ा, कृतक विश्वास क्रीड़ा, सफेद झूठ, मुक्त स्वतः प्रवर्तित क्रीड़ा। तो याद रखिए, नाटकीय क्रीड़ा को कृतक विश्वास क्रीड़ा भी कहा जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में वर्धित प्रतीकात्मक चिंतन के माध्यम से निरूपित शब्दों और छवियों के साथ बालक विश्व को निरूपित करना आरंभ करता है? ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, संक्रिय
सक्रिय पूर्व अवस्था, सक्रिय पश्चात अवस्था, औपचारिक सक्रियता, सक्रिय अवस्था। तो याद रखिए जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, तो इनकी जो चारों अवस्थाएं हैं उसको काफी अच्छे से पढ़कर जाइए। यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। तो इस प्रश्न में कहा गया है, बधिर प्रतीकात्मक चिंतन के माध्यम से निरूपित शब्दों और छवियों के साथ बालक विश्व को निरूपित करना आरंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था है? तो वह है सक्रिय पूर्व अवस्था। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के 1 एवं 5 मिनट बाद नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए इनमें से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता पैमाना, नृमापी पैमाना, या जिसे एंथ्रोपोमेट्रिक कहा जाता है, या एपगर पैमाना, या इनमें से कोई नहीं। तो जन्म के 1 से 5 मिनट के बाद नवजात शिशु के जो स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है वह कौन सा पैमाना होता है? तो वह होता है एपगर पैमाना। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICPS का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, भारतीय बाल रक्षा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, समेकित बाल रक्षा सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, समेकित बाल रक्षा योजना, इंडियन चाइल्ड पार्टिसिपेशन स्कीम, भारतीय बाल सहभागिता योजना। तो याद रखिए ICPS जिसका पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, समेकित बाल विकास योजना या समेकित बाल रक्षा योजना। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, समेकित बाल रक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्रमबंधन या क्रमांकन, वर्गीकरण, अभिज्ञान या पहचान, संरक्षण। तो याद रखिए चीजों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? क्रमबंधन या क्रमांकन। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध या नियमन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1980, 1982, 1984 या 1986। तो याद रखिए बाल श्रम जो अधिनियम है वह 1986 में पारित हुआ था। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम या लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा असत्य है? ऑप्शन है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, अभ्यास और अनुभव से प्रदर्शन परिणाम बेहतर होते हैं, अधिगम प्रक्रिया से सदैव नीरसता या ऊब और निडलता उत्पन्न होती है। तो प्रश्न के अनुसार असत्य कथन बताना है, तो वह अधिगम प्रक्रिया से सदैव नीरसता या ऊब या निडलता उत्पन्न होती है, यह असत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी ऑप्शन में अधिगम की परिभाषा जिसमें कहा गया है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, अभ्यास और अनुभव से प्रदर्शन परिणाम बेहतर होते हैं, तो यह भी सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें अशक्त एवं विकलांग करने वाली स्थितियों को घटाने और अशक्त एवं विकलांग जनों को सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने का जो लक्षित है सभी उपाय शामिल हैं? ऑप्शन है लेवलन, पुनर्वास, अभिज्ञान या पहचान में से कोई नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना किसके अंतर्गत कार्य करती है? जो ICDS है वह किसके अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। तो याद रखिए जो ICDS है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की यह समझ कि वस्तुएं विद्यमान बनी रहती हैं तब भी जब उन्हें देखा या सुना ना जा सके तो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है स्खरण, आत्मसात्करण या स्वांगीकरण, वस्तु स्थायित्व या मानसिक साम्यावस्था। तो याद रखिए कि बच्चों की समझ कि यह वस्तुएं विद्यमान बनी रहें तब भी जब उन्हें देखा या सुना ना जा सके तो यह क्या कहलाता है? वस्तु स्थायित्व कहलाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु स्थायित्व। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको चैनल पर मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी चैनल पर मिल जाएगी। तो बस आप वीडियो को देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।